इम्पॉर्टेंट मुद्दा नैब कवानीन में तरमीम का, पता नहीं ना जाने ये कब हल होगा। अब आप लोग, हुकूमत जो है वो अपोजिशन की तजावीज़ बिल्कुल सिरे से रद्द कर रही है, अपोजिशन आप लोगों की जो तजावीज़ है उसको रद्द कर रही है, नैब पे तनकीद बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सियासी मुखालिफिन के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता है, गैर जानिबदारी पर सवालात उठाए गए। आज बड़ी इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स वॉच की वो ऑब्जर्वेशन आई है कि पाकिस्तानी हुकूमत तनकीद करने वाले जो हैं उनके खिलाफ नैब जो है ना कार्रवाइयाँ शुरू कर देती है। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए इस सबको बंद करे, नैब को दुरुस्त करे। तो ये बहुत ज़रूरी नहीं हो गया नैब कवानीन में तरमीम करना? अपोजिशन तो मुतालबा करने लगी है, भाई अब तो इसको बंद ही कर दें तो बेहतर है। तो रुकावट कहाँ है सर? देखिए, रुकावट कहीं पर भी नहीं है। मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँ कि अपोजिशन ने जिस तरह फैटफ में हमारे साथ ताउन किया, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि जब ये फैटफ के बिल्स आ रहे थे तो शुरू में तो अपोजिशन ने इनको नफी करने की कोशिश किया नैब के साथ इन फैटफ बिल्स को, लेकिन बाद में जब हमारे साथ डिस्कशन हुआ, डायलॉग हुआ, मैं अपोजिशन के एटीट्यूड की तारीफ़ करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने फिर नैब के बिल को साइड में रख दिया। और हालांकि वो ऐसे अमेंडमेंट्स जो उन्होंने जो सजेस्ट की थी वो ऐसी अमेंडमेंट्स नहीं थी जिसको हुकूमत जो है वो मान सकती थी। और मैंने बड़ी क्लैरिटी से, कोई झूठ नहीं बोला किसी से। अपोजिशन के हमारे रहनुमा सारे हैं, उनसे पीपल्स पार्टी PMLN से पूछिए कि स्ट्रेट उनसे बात की और उनसे कहा कि देखिए हम आपकी ये बिल्स नहीं पास कर सकते और हमारी गुजारिश ये है कि नैब को इन फैटफ बिल्स के साथ आप इंटरकनेक्ट नहीं करें। तो बाद में उन्होंने हमारी बात मानी और इस तरह ये जो 3 बिल्स थे ये उनकी डेडलाइन में पास हुए। और हुकूमत ने भी बड़ी लचक दिखाई, क्योंकि जिस तरह पहले उन 2 बिल्स में जो यूनाइटेड नेशंस और ATA वाले थे और आज के वाले MLA बिल्स में जहाँ जहाँ पॉसिबल था हमने अपोजिशन को अकोमोडेट किया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अपोजिशन ने हमसे कहीं, जैसे अपोजिशन ने हमसे ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को आप MLA से निकाल दें। अच्छा। मैंने उनसे बड़ी गुजारिश की, मैंने कहा देखिए मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा मुझे बड़ी रिस्पेक्ट आप सबसे है और मैं आपको बिल्कुल कोई गलत बात नहीं करूँगा, कोई मिसलीड नहीं करूँगा कि मैं हाँ कर दूँ ना कर दूँ। मैंने कहा देखिए मैं आई एम ए प्रोफेशनल लॉयर, मैं स्ट्रेट आपसे बात करूँगा। मैंने कहा ये ना इमरान खान ना मैं एज ए लॉ मिनिस्टर फ़ारूक नसीम, मैं इसको नहीं मानूँगा और आप इसको प्रेस नहीं करें। तो उस वजह से हमारा सेशन को डिले भी हुआ, क्योंकि कल रात आप समझिए कि हमारे कल सुबह 2-3 घंटे का सेशन हुआ। अच्छा, उससे पहले होते रहे हमारे सेशन, लेकिन कल का सेशंस बड़े इंपॉर्टेंट थे। सुबह 3 घंटे का हुआ और रात में फिर सेशन कोई 6-7 घंटे का हुआ। और फिर 6-7 घंटे के समझिए कि रात 2 बजे जब सेशन ख़त्म हुआ, फिर मैं लॉ मिनिस्ट्री आया, फिर मुझे कोई सुबह 3-4 बज गए, यानी फजर के वक्त तक मैंने फिर इसको अमेंडमेंट सारे किए और फिर उनको व्हाट्सएप से फ़ारूक नाइक और मोहसिन रांझा को भेजा, जो एग्रीमेंट हो गया था। लेकिन सुबह फिर उनका थोड़ी और मुशावरत हुई और उन्होंने हमें कुछ चीज़ें पेश की। तो कुछ चीज़ें हमने मानी और कुछ चीज़ें हमने नहीं मानी। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था, जो कि शाम समझिए 5:30-6 बजे तक इस पर डिस्कशन हमारा होता रहा। और मैं फिर उनको बड़े प्यार से, अदब से, लिहाज से उनसे कहा कि देखिए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने बड़ा दिल किया और उन्होंने, शाहिद खाकान अब्बासी भी थे, ख्वाजा साहब तो खैर भाई हैं हमारे, बड़े अच्छे आदमी हैं, साथ साथ पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे इनपुट थी मैडम शहरी रहमान से, फ़ारूक नाइक साहब से, नवीद कमर साहब से। और फिर इन दी एंड सब ने एग्री किया और मनी लॉन्ड्रिंग फिर इसमें है, जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग डिफाइंड है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में। फरूक साहब, तो अगर हुकूमत और अपोजिशन में इसी स्पिरिट से हो पाता नैब कवानीन में तरम, तो फिर कोई ऑर्डिनेंस लाने के बारे में आप सोच सकते हैं दोबारा, जैसे दिसंबर 2019 में लेके आए थे? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा अब हम नहीं करेंगे। अगर तो देखिए हमने बेसलाइन अपोजिशन को दी हुई है कि हमारा जो ऑर्डिनेंस है 19 बेस ऑर्डिनेंस जो हमारा है उस पर हम आपके साथ अमेंडमेंट कर देते हैं, एक आध चीज़ें आपकी और चले मान लेते हैं,
लेकिन ये नहीं होगा कि हम नैब को डिसफंक्शनल कर दें, नैब ख़त्म कर दें। मैं डे वन से कह रहा हूँ कि देखिए नैब का अब्यूज़ ख़त्म करना है। आपको सच बताऊँ कि आज अगर किसी अपोजिशन के, पीपल्स पार्टी के और PMLN के मेंबरान से अगर आप बात करें और आपसे वो नेक नियति में बात करें जो कि हमसे करते हैं, और वो आपसे कहेंगे कि ये हमने बड़ी गलती की, फ़ारूक साहब की जो ऑफ़र थी कि ऑर्डिनेंस पे हम लेजिस्लेशन कर लें नैब के, हमने बड़ी गलती की, हमें कर देनी चाहिए थी। बहरहाल जब वक्त निकल जाता है, टाइम निकल जाता है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए, जी पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए हम बैठे हैं, तैयार हैं, दोबारा उनसे डायलॉग करेंगे। हम देखिए हमारे वो गैर नहीं है, ऑपोजिशन वाले गैर नहीं है हमारे, हम उनके साथ बैठेंगे और पाकिस्तान के बेनिफिट में, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नैब से अब्यूज़ ख़त्म करेंगे, लेकिन नैब के टीथ ख़त्म नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि करप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री फॉर ऑल हो जाए और नैब जैसी कोई चीज़ ना हो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, 120 एहतसाब अदालतें, ये मामला फ़ारूक तक पहुंचा। आपने तो कहा था कि 120 नहीं तो 50, 60, 100 अदालतें बना लें और तरमीम कर लें, और इन्हीं जज जो मौजूदा जजेस हैं इन्हीं में से तैनात करके ये अदालतें बनाई जा सकती हैं। तो इस पर कितना काम हुआ है, क्या किया है अभी तक? देखिए, अदालतें बनाने के लिए हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नैब ऑर्डिनेंस है 99 का, उसके अंदर ये लचक है, गुंजाइश है कि बग़ैर कोई अमेंडमेंट पास किए हुए आप नैब की अदालतें, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं। सही। प्रॉब्लम आएगी जहां हमें जजेस की क्वालिफ़िकेशन इसमें डिटर्मिन करनी है। यहाँ इस वक्त नैब में सिर्फ वो आदमी जज अपॉइंट हो सकता है जो कि ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट जज हो। अब वो लिमिटेड नंबर्स हैं, और वो लिमिटेड नंबर्स जो हैं उनके लिए अगर अदालतें बढ़ानी है तो आपको फिर ये क्वालिफ़िकेशन चेंज करना पड़ेगा। आपको रिटायर्ड जजेस भी लेने पड़ेंगे, वकीलों में से भी ऐसे लोग लेने पड़ेंगे जिनको आप जज बनाएं। हाँ। तब जाके ये 50, 60, 70 अदालतें जो हैं ये कायम हो सकती हैं। मेरे पास इसकी, हमारे लॉ मिनिस्ट्री ने बड़ी वर्किंग की है, मैंने एक बड़ी वर्किंग की है, इस पे काम हो रहा है। मेरे ख्याल में जल्दी आपके ही प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि क्या क्या ये लॉज हैं, अमेंडमेंट्स हैं, अदालतें कौन सी कैसी हो रही हैं और हम इसको इफेक्टिव कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन फ़ारूक साहब वो ये कि जो पाकिस्तान ने अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया है, इस पर कानूनी तौर पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं और फिर कहा जा रहा है भाई आप इसको दुनिया में कैसे तस्लीम करवाएंगे। फिर आइन के आर्टिकल 1 की बात हो रही है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके हैं, अगर कोई इलाका शामिल करना है पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी होगी। तो ये एक साइड जो इसको काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ बना रही है, दूसरा हुकूमत की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि भाई हमने कश्मीर की अहमियत को उजागर किया है कि कश्मीर की क्या अहमियत है हमारे लिए। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि आलमी सतह पर इसे तस्लीम करवाने के लिए क्या वाकई कोई कानूनी तकाजे पूरे करना ज़रूरी है? ये कन्फ्यूजन है पिछले 2 दिन से। देखें, कन्फ्यूजन ज़रूर है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज़ ब्लेस। जो भी हमारे क्रिटिक्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि पहले असलियत समझे और फिर उस पर क्रिटिसिज्म या क्रिटिक, अच्छाई या बुराई, उसकी बात करें। हाँ। ये पॉलिटिकल मैप होता क्या है? पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल मैप जो है वो जोग्राफिकल इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ जो हैं वो डिटर्मिन करता है, और इसकी कोई इंटरनेशनल लॉ में या कोई इसके यूनाइटेड नेशंस में इसको पास कराने की ज़रूरत नहीं होती है। हुआ ये कि पिछले दिनों भारत ने, इंडिया ने अपना एक पॉलिटिकल मैप बनाया और उसके अंदर हमारा सारा जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस तरह की सियाचिन, सर क्रीक, इस तरह के जितने भी एरियाज थे उनको शो किया एज इफ कि वो भारत का हिस्सा है। हाँ। तो उन्होंने कौन सा मैप जो है वो इंटरनेशनली पास करवाया है या किसी से एक्सेप्ट किया है, और पूरी भारत के सारे लोग खड़े हुए उनके साथ। हाँ। हमारे यहाँ क्योंकि ज़रा सा बग़ैर समझे बात की जाती है, समझ लें उसको कि क्या चीज़ है, पॉलिटिकल मैप क्या है। देखिए, पॉलिटिकल मैप जो होता है, हमारा पॉलिटिकल मैप जो उन्होंने बनाया हमारे अथॉरिटीज़ ने, एक तो वो सर्वे एक्ट है 2014 का, उसके तहत बना है। सही। तो ये इलीगली नहीं बना, ये किसी स्टैट्यूट के तहत बना है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बना हुआ है। सही।